नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यानी कि डिकोड एग्जाम पर। और स्वागत है आपका आपकी डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 3 सितंबर यानी कि 3 सितंबर और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें। लेकिन उसके पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट मेरी यह है हम्बली कि आप लोग जो है थोड़ा सा एफर्ट्स लगाइए स्टडी करने में, चीजों पर फोकस करिए अच्छे तरीके से। चीजों को फोकस नहीं करेंगे, अगर आप स्टडी नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपके लिए समस्या रहेगी और आने वाले जो भी आपके एग्जाम्स होंगे उसमें क्या हो जाएगा, आपको दिक्कत हो जाएगी। तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि चीजों को बहुत बेहतर ढंग से करने का प्रयास करें। आइए बिना देरी के हम आगे बढ़ें। और अगर आपका टारगेट आरओ का 2026 का एग्जाम है यानी कि प्री प्लस मेंस की तैयारी अगर आपको एक साथ में करनी है तो उसके लिए अभ्युदय बैच प्री प्लस मेंस के नाम से एक नया बैच लॉन्च कर दिया गया है। आप चाहें तो दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपना बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। इसके अलावा कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, उस प्रश्न का उत्तर क्या है? ठीक है, वो आप सभी लोगों ने सही बताया था। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि जो जो प्रश्न मैं आपसे पूछा करूं उसका आंसर आप लोग प्लीज क्या किया करिए, जरूर दिया करिए। और ये अपेक्षा मैं आपसे करता हूं कि आप उसका आंसर जरूर देंगे। ठीक है, तो 1 किलोबाइट पे कितने बिट्स होते हैं? ये होते हैं आपका एग्जैक्टली आप सभी लोगों ने इसका सही उत्तर दिया था। ठीक है, दूसरा, अब आते हैं आज के सीधे हम लोग जो है न्यूज पर। तो नकारात्मक जोखिमों के बावजूद भारत की वृद्धि दर मजबूत बनी रहेगी, यह अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट के अनुसार कहा गया, क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार जो है चीजें बहुत बेहतर होंगी भारत में। यानी कि अमेरिका के टैरिफ लगाने आदि के बावजूद, मंदी आदि होने के बावजूद भी भारत की विकास दर में कोई भी ज्यादा लोड देने की आवश्यकता है नहीं। और अभी हाल ही में 7.8 की दर से जीडीपी वृद्धि का भी अनुमान व्यक्त किया गया था, मैंने कल भी आपको कराया था। और उसी परिप्रेक्ष्य में ये जो चीजें आपके सामने यहां पर दी गई हैं, यह जानकारी जो है वो हाल ही में आई एक रिपोर्ट में दी गई है। यानी कि क्रिसिल के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में निजी खपत जीडीपी वृद्धि का मुख्य चालक बनने की ओर क्या है, अग्रसर है अपने आप में। ठीक है, क्रिसिल का अनुमान यह है कि इस वित्त वर्ष में जीडीपी में 6.5% की वृद्धि होगी, जिसमें कुल गिरावट के जोखिम भी हैं। रिपोर्ट का मानना है कि 4 प्रमुख कारक भारत में निजी खपत को बढ़ावा देंगे। अनुकूल मानसून के कारण कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि से खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने में क्या होगी, मदद मिलेगी। यानी कि मानसून अच्छा हुआ है और अगर मानसून अच्छा हुआ इसका मतलब कि पैदावार बेहतर होगी, उत्पादन बेहतर होगा। तो अगर उत्पादन बेहतर होगा तो सिंपल सी बात है कि जो ये खाद्य मुद्रास्फीति थी इस पर हम कंट्रोल कर पाएंगे, यानी कि जो खाद्य पदार्थ महंगे नहीं होंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, जिससे घरेलू बजट में विवेकाधीन खर्चे के लिए जगह बनेगी। भाई सिंपल सी बात है, जब पैसा आप खाने पे नहीं खर्च करेंगे तो पैसा बचेगा और पैसा बचेगा तो मामला बढ़िया होगा आपका, है ना। इस वित्त वर्ष यानी कि अप्रैल जुलाई में औसत में अब तक मुद्रास्फीति पिछले वित्त वर्ष के 4.6% की तुलना में काफी कम होकर 2.4% पर आ गई है। यानी कि महंगाई अपने निचले स्तरों पर है, आप ये कह सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आरबीआई द्वारा 2025 में अब तक रेपो दर में 100 आधार अंकों की कटौती और नगद आरक्षित अनुपात यानी कि सीआरआर में सितंबर और दिसंबर के बीच 4 चरणों में की जाने वाली कटौती से शहरी क्षेत्र में खपत को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है। 2026 की पहली तिमाही में भारत की रियल जीडीपी वृद्धि दर 5 तिमाहियों के उच्चतम स्तर यानी कि 6.8% पर रही है। ये कल मैंने आपको कराया था आपको। ठीक है, चलिए। अब आप बताइए प्रश्न जो है कि हाल ही में जारी क्रिसिल की रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा ऐसे कथन सही है? यहां है नंबर 1, क्रिसिल ने वित्त वर्ष 26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का मुख्य चालक सरकारी पूंजी निवेश होगा। सरकारी पूंजी निवेश लिखा है, नहीं, रॉन्ग लिखा है, ये गलत लिखा है। क्या होगा मुझे बताइएगा। तो इस अनुसार देखेंगे तो ये कथन गलत है, ये सही है केवल एक कथन। तो क्या है ये? ए वाला, यानी कि एक कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। गिग श्रम बल के कारण जो है विश्व भर में आर्थिक बदलाव की एक नई लहर जो है दिखाई दे रही है। ठीक है, अच्छा, ये गिग श्रम बल आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? गिग श्रम बल बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई साहब। गिग श्रम बल में जो असंगठित क्षेत्र के लोग आते हैं विशेष तौर पर, वो लोग होते हैं, जैसे आपके कैब ड्राइवर हो गए आपके, या कोई अन्य जो लोग हो गए असंगठित क्षेत्र के, वो लोग इसमें सामान्य तौर पर आते हैं। तो भारत के तेजी से बढ़ते गिग श्रम बल के कारण विश्व भर में आर्थिक बदलाव की एक नई लहर चल रही है। अपने
लगभग 50 करोड़ लोगों के श्रम बल, विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी, तेजी से बढ़ते शहरीकरण और स्मार्टफोन तथा डिजिटल उपकरणों के व्यापक उपयोग के साथ देश इस रूपांतरण के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में जो है क्या है, उभर रहा है। इससे भारत नए नए बदलावों के दौर से गुजर रहा है। गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था, क्या दो चीज ध्यान रखिएगा, गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था राइडो शेयरिंग, डिलीवरी सेवाओं, लॉजिस्टिक्स और पेशेवर काम जैसे क्षेत्रों में नए अवसर पैदा करती है। और नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 24-25 में 1 करोड़ से अधिक श्रमिकों को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिसकी संख्या 2029-30 तक बढ़कर 35 करोड़ होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा जो है बढ़ जाएगा अपने आप में। तो संसद द्वारा पारित सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में पहली बार गिग श्रमिकों और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को परिभाषित किया गया है और उनकी सामाजिक सुरक्षा के उपाय प्रदान किए गए हैं। आप कहेंगे सर ये गिग श्रमिक और प्लेटफॉर्म श्रमिक क्या होते हैं? यहां पर हमने आज इसको दिखाया है कि गिग वर्कर्स क्या होते हैं, वो जो अस्थायी नौकरी के बजाय अस्थायी कार्य आधारित कोई टास्क बेस्ड जो है कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका कोई फ्रीलांस कंटेंट राइटर हो गया, आपका एक अस्थायी अस्थायी डिलीवरी बॉय हो गए, कैब ड्राइवर हो गए। ठीक है, मुख्यतः विशेषता नियमित वेतन और नौकरी की सुरक्षा नहीं होती है, बल्कि हर काम यानी कि गिग पूरा करने का भुगतान मिलता है कि भाई ये काम आप पूरा कर लोगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा। तो ऐसे श्रमिकों को हम क्या कहते हैं, गिग श्रेणी के श्रम कर्मचारी कहते हैं, यानी कि वो क्या है, ये गिग श्रमिक हैं, गिग वर्कर्स हैं। तो ये आप जानते हो कि इस समय ये बहुत चल रहा है, फ्रीलांस, अस्थायी, अनुबंध, ये सब आजकल खूब चल रहा है, आप जानते होंगे। तो इनका योगदान हमारी अर्थव्यवस्था में क्या है, बड़ा मजबूत है। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात प्लेटफॉर्म वर्कर की करते हैं, तो ये वो डिजिटल प्लेटफॉर्म, जैसे कोई एप्लीकेशन है, कोई वेबसाइट है, इसके माध्यम से अगर कोई काम करते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, प्लेटफॉर्म वर्कर श्रमिक, यानी कि किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन चीजों को कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, प्लेटफॉर्म श्रमिक। ठीक है, यह गिग वर्क का ही एक हिस्सा है, पर इसमें खास बात यह है कि काम जो क्या होता है, इसमें जो काम होता है टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जैसे स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर जो है आदि कंपनियों के जरिए मिलता है। यानी कि किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के तहत, किसी वेबसाइट के माध्यम से ऐसे लोग जो श्रमिक कार्यों में इसमें लगे रहते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, प्लेटफॉर्म श्रमिक कहेंगे। ठीक है, चलिए उदाहरण के लिए जोमेटो, स्विगी डिलीवरी पार्टनर हो गए, उबर, ओला कैब ड्राइवर हो गए, अर्बन कंपनीज, ब्यूटी सर्विस प्रोवाइडर आदि जो लोग हो गए, ये अपने आप में किसमें आ जाएंगे, ये सब आएंगे आपका प्लेटफॉर्म श्रमिक में। तो इन्हीं के कारण से क्या हुई, भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी से बढ़ रही है आगे। अब आप बताइए कथन सही कौन सा है। नीति आयोग के अनुसार 2024-25 तक गिग और प्लेटफॉर्म क्षेत्र में 1 करोड़ से अधिक श्रमिकों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा है। संसद द्वारा पारित सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को परिभाषित किया गया था। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही किया गया था। यानी कि इसमें अगर देखेंगे दोनों कथन क्या हो जाएंगे, आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए देखते हैं, बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दैट मीन्स कि दोनों कथन आपके क्या हैं, सही हो जाते हैं। ठीक है, चलिए भारत के डाक विभाग ने अमेरिका जाने वाले 100 अमेरिकी डॉलर तक के मूल्य वाले पत्रों, दस्तावेजों और उपहार वस्तुओं सहित सभी श्रेणियों के डाक की बुकिंग को पूरी तरीके से निलंबित करने का निर्णय लिया है। और इसके पीछे कई कारण जो है भारत ने बताए हैं। तो ये बात वही बात जो हमने को बताई है, ठीक है, कि इसकी बुकिंग को रद्द कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। 22 अगस्त 2025 के सार्वजनिक नोटिस के क्रम में डाक विभाग ने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए मेल की बुकिंग के निलंबन की समीक्षा की है। डाक विभाग ने अमेरिकी प्रशासन द्वारा 30 जुलाई 2024 को जारी 30 जुलाई को जारी कार्यकारी आदेश संख्या 14324 पर ध्यान दिया था, जिसके तहत 800 अमेरिकी डॉलर तक के मूल्य के सामान के लिए शुल्क मुक्त न्यूनतम छूट 29 अगस्त से वापस ले ली गई थी। और अमेरिका को भेजे जाने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय डाक सामान, चाहे उनका मूल्य कुछ भी हो, देश विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम के टैरिफ ढांचे के अनुसार सीमा शुल्क के अधीन थे अपने आप में। तो ये अभी हाल में भारत ने ऐसा फैसला लिया है। अब आप बताइए कि भारत के डाक विभाग ने अमेरिका जाने वाले 100 अमेरिकी डॉलर के तहत अमेरिकी डॉलर तक के मूल्य वाले पत्र, दस्तावेज और उपहार वस्तुओं सहित सभी श्रेणियों के डाक की बुकिंग नियमित कर दिया है। बिल्कुल सही बात है, कर दिया है। डाक विभाग का यह निर्णय अमेरिकी प्रशासन द्वारा 30 जुलाई 2025 को जारी कार्यकारी आदेश संख्या 14324 से संबंधित है। बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन सही है, इसमें सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए
बागवानी क्षेत्र की भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका है। आप जानते होंगे सब्जी और फलों में हम अग्रणी राज्य के रूप में जाने जाते हैं, अग्रणी देश के रूप में। तो बागवानी क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह बेहतर पोषण को बढ़ावा देता है, बल्कि वैकल्पिक ग्रामीण रोजगार प्रदान करता है, कृषि में विविधीकरण को प्रोत्साहित करती है और किसानों की आय जो है क्या करती है, बढ़ाती है। तो बागवानी को लेकर के सरकार ने अलग अलग प्रमुख योजनाएं भी बनाई हैं, आप जानते होंगे। भारत दुनिया में फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, उत्पादक है। किसका? फल और सब्जी दोनों का। तो ये पॉइंट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक। मसालों, नारियल और काजू के उत्पादन में भी भारत की स्थिति मजबूत बनी हुई है। पिछले एक दशक में इस क्षेत्र में प्रभावशाली वृद्धि जो है दर्ज की गई है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग एक करके क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। अगस्त 2025 तक, ठीक है, 2024-25 के लिए बागवानी उत्पादन 2013-14 के 280.70 मिलियन टन से बढ़कर के आप देखिए 367.72 टन, 72 मिलियन टन हो गया है। इतना बड़ा जो है अंतर आपको देखने मिल रहा है कि इतनी प्रगति हुई है। तो ये सब बातें यहां पर लिखी गई कि कितना कितना उत्पादन हुआ है अलग अलग। आप इसको एक एक करके चाहे तो डेटा सेव कर सकते हैं अपने आप में। और यहां पर और बातें की गई हैं कि इसके लिए सरकार ने क्या कुछ प्रयास किए थे, ठीक है। आप जानते हो कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005-6 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था, राष्ट्रीय बागवानी मिशन। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित करना और सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से आपूर्तिकर्ताओं के साथ मजबूत संपर्क जो है बनाना है। यह इसका उद्देश्य है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस योजना का विस्तार 3 हिमालयी राज्यों अर्थात हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड तक किया गया। यह मिशन रोपड़ से लेकर के उपभोग तक संपूर्ण बागवानी श्रृंखला को पश्चिमगामी और अग्रगामी दोनों प्रकार के संबंधों के साथ कवर करता है, ठीक है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन क्या है? तो यह मिशन 2005-6 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया और इसका उद्देश्य इस क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित करना और सभी हितधारकों को सक्रिय भागीदारी के साथ क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से आपूर्तिकर्ताओं के साथ मजबूत संपर्क बनाना है। यह राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड बनाया गया था। इसकी स्थापना जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1984 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी। अब यह पॉइंट आपको क्या करना, याद रखना है कि कब की गई थी। नारियल विकास बोर्ड बनाया गया। तो नारियल विकास बोर्ड भारत सरकार द्वारा नारियल विकास बोर्ड कानून 1979 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है और जनवरी 1981 में अमल में से लाया गया प्रॉपर तरीके से। तो 1979 में बना और 1981 में इसको अस्तित्व में पूरी तरीके से लाया गया। अब आप बताइए 2024-25 के अनुसार भारत का कुल बागवानी उत्पादन कितना है? ये आई थिंक बी वाला होना चाहिए शायद। बिल्कुल सही बात है, 367.72 मिलियन टन है इसका। ऐसे डेटा अक्सर आप एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बाकी पीसेस का कोर्स यहां पर दिया गया है। अगर आपको टारगेट यूपी पीसेस का करना है, यानी कि 2026 में अगर आपको लगता है कि पीसेस का एग्जाम को देना है और बेहतर ढंग से देना है, तो आप चाहें तो इस जो है क्या कहते हैं पेपर को, मतलब इस बैच को आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं और आपका पेपर बेहतर होगा निश्चित तौर पर। इसमें प्री प्लस मेंस का वीडियो लेक्चर, उसके नोट्स बायलिंगुअल फॉर्म में, प्लस सीसैट आपका, हिंदी आपकी, ठीक है, और एस्से आपका, ये सब कुछ इसमें इंक्लूडेड रहेगा। अगर आप इस कोर्स को लेते हैं, इंटरव्यू तक जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपकी फीस भी हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो ये भी एक बड़ी बात है अपने आप में। तो इसके लिए आप दिए गए नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मिजोरम सरकार का राज्य में बढ़ते नशे के अवैध कारोबार को खत्म करने का अभियान अभी हाल ही में चलाया जा रहा है, ठीक है। अवैध नशा जो हो रहा है, कारोबार जो हो रहा है, वो एक बड़ी चिंता का कारण है, वहां पर बन रहा है। और सामाजिक जो एक दिक्कतें हो रही, सामाजिक जो समरसता है, उसमें विष जो घोला जा रहा है, उसके लिए सरकार व्यापक स्तर पर काम कर रही है। यह अभियान एक्चुअली में 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा। अधिकारियों ने रविवार को इसकी जानकारी दी है। यह अभियान राज्य के 11 जिलों के नशा प्रभावित इलाकों, गांव और सीमाओं क्षेत्रों में चलाया जाएगा, ठीक है। इसमें पुलिस, अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियां, मिजोरम की सबसे प्रभावशाली सामाजिक संस्था यंग मिजो एसोसिएशन मिलकर काम करेंगे। मिजोरम के 6 जिले चंफाई, सिहाया, लांगतलाई, हनथियाल, सेतुवल और सिरछिप म्यांमार के साथ 510 किलोमीटर की बिना बाढ़ वाली सीमा साझा करते हैं अपने आप में। इन्हीं जिलों के रास्ते नशे की गोलियां, ठीक है, प्रतिबंधित सामग्री और विदेशी जानवरों की तस्करी की जाती है।
यहां से यह सामग्री असम और त्रिपुरा के रास्ते देश के अन्य हिस्सों और बांग्लादेश तक पहुंचती है अपने आप पे। तो ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिजोरम सरकार 1 सितंबर 2025 से नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ 4 महीने का विशेष अभियान शुरू कर रही है, जो 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा। बिल्कुल सही बात है। यह अभियान राज्य के 11 जिलों में चलाया जाएगा, जिसमें पुलिस और बाकी लोग जो भी लिखे हैं ये शामिल होंगे। बिल्कुल ठीक बात है। मिजोरम के 6 जिले चंफाई, सिहाया, लांगतलाई, हनहथियाल, सेतुवल और सिरछिप म्यांमार के साथ 510 किलोमीटर लंबी बिना बाढ़ वाली सीमा साझा करते हैं। तो इन्हीं जगहों पर यह किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। मेरे अकॉर्डिंग जो है कूट 1 2 3 तीनों सही होने चाहिए। ठीक पता है, तीनों कथन हैं सही आपके सामने। अंतरराष्ट्रीय प्राइमेट दिवस, यह भी चर्चाओं में भी हाल ही में रहा है। और प्राइमेट जानते होंगे, प्राइमेट क्या होते हैं ना, जो खासकर पेड़ वगैरह पे रहते हैं, लंगूर हो गए, बंदर आदि हो गए, ये होते हैं प्राइमेट में आते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व ने आरण्यक एनजीओ के सहयोग से, ये ध्यान रखिएगा इसका नाम, इसके सहयोग से राइनोलैंड पार्क बुरा पहाड़ रेंज में अंतरराष्ट्रीय प्राइमेट दिवस मनाया। यह दिवस आप जानते होंगे हर साल 1 सितंबर को मनाया जाता है। तो आपके एग्जाम पूछ सकते हैं कि प्राइमेट ये जो आपका दिवस है कब मनाया जाता है। तो एक दिवस को मनाया जाता है ताकि दुनिया भर की प्राइमेट प्रजातियों के संरक्षण और सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। प्राइमेट ऐसे जानवर होते हैं जो आमतौर पर पेड़ों पर रहते हैं और बुद्धिमान माने जाते हैं, जैसे बंदर हो गया, गोरिल्ला हो गया और चिंपैंजी हो गया। ये सब प्लांट्स पर रहते हैं, पेड़ों पर रहते हैं और बुद्धिमान होते हैं ना। बंदर कितना बुद्धिमान होता है, ठीक है। तो ये उनको प्राइमेट्स बोलते हैं, इसीलिए अंतरराष्ट्रीय प्राइमेट दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और इसमें कई लोगों ने पार्टिसिपेट किया, अधिकारी आदि लोग थे और स्कूल के विद्यार्थी और कई अन्य सामाजिक समुदाय के लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। इस दौरान काजीरंगा की फील्ड डायरेक्टर डॉक्टर सोनाली घोष ने बताया कि कई इको डेवलपमेंट कमेटी जैसे अमरगुरी चांग, अमगुरी बागान, पानबारी, डिफालू पथार, भोरभेटा और रंगालू ने इस कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी की अपने आप पे। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखने थे। क्वेश्चन है, हाल ही में काजीरंगा नेशनल पार्क एवं टाइगर रिजर्व ने किस एनजीओ के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय प्राइमेट दिवस मनाया? कौन सा एनजीओ था? अभी तो हमने आपको बताया कि आरण्यक जो एनजीओ था उसके सहयोग से मनाया गया है, बस हो गया। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025, इसका अभी आयोजन के लिए चीजें चल रही हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के लिए एक AI आधारित मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। उन्होंने इसे कनेक्शन, सहयोग और परिणामों का द्वार बताते हुए कहा, यह ऐप प्रतिभागियों के लिए अनुभव को और बेहतर बनाएगा अपने आप में, ठीक है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का जो नवा संस्करण है 8 से 11 अक्टूबर, कब से? 8 से 11 अक्टूबर तक नई दिल्ली के द्वारका स्थित यशोभूम कनेक्शन में आयोजित किया जाएगा। तो ये 8 से 11 की डेट आपको क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। इस बार इसका थीम क्या है? इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म रखा गया। तो ये थीम आपको और ये डेट क्या करनी, याद रखनी है। और इस एप्लीकेशन का नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, ये आधुनिक फीचर से लैस है। इसमें लाइव स्ट्रीमिंग, AI आधारित व्यक्ति के सुझाव, स्टार्टअप्स और प्रतिभागियों के लिए नेटवर्किंग टूल और तुरंत सहायता के लिए बिल्ट इन चैटबॉट भी क्या है इसमें शामिल है। साथ ही इसमें छोटे AI जनरेटेड वीडियो, हाइलाइट्स, लाइव पोल प्रतियोगिताएं और इंटरेक्टिव फोटो बूथ की सुविधा भी इसमें शामिल की गई। तो ये एक बड़ा इंटरेक्टिव जो है एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। आइए बताइए इसका प्रश्न, IMC 2025 थीम क्या रखा गया है, बताइए। इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म, यानी कि सी इज द राइट आंसर, ठीक, बिल्कुल सही बात है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, आप जानते होंगे अभी ये चर्चाओं में है। सेमीकंडक्टर एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स देखते हैं, कंप्यूटर, फोन और आदि जो भी देखते हैं, उसमें सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल खूब होता है। और अभी मोदी जी जापान गए थे, जापान में उन्होंने सेमीकंडक्टर जो इकाई है और जो वहां पर प्रयोग किया है उसके लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और अब हम लोग जो है इसमें खूब तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर सेमीकंडक्टर में अगर आपकी आत्मनिर्भरता नहीं है तो फिर आप सारे गैजेट्स वगैरह भूल जाइए, है ना। तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के साथ भारत न केवल तकनीकी आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक भरोसेमंद सितारा बन रहा है। पीएम मोदी की हालिया जापान यात्रा ने इस क्षेत्र में भारत की महत्वाकांक्षा को और पंख दिया, जिसमें वैश्विक सहयोग और नवाचार को नई गति मिली है, आप जानते होंगे। तो ये बड़ी बात है कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के साथ साथ में ग्लोबली हम एक व्यापक स्तर पर काम इसके लिए कर रहे हैं। 2 सितंबर 2025 को पीएम मोदी
सेमिकॉन इंडिया 2025, क्या सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया, जो भारत की इस यात्रा को और गति देगा। दिसंबर 2021 में शुरू हुआ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 76,000 करोड़ रुपए की लागत से भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन, विनिर्माण और पैकेजिंग का वैश्विक हब बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है। अब आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि ये इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत कब हुई थी, आपका आंसर 2021 में शुरू हुई थी। ध्यान रखना, ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पुराना हो गया है लेकिन अब ये पूछ लेगा, फिर आप रोगे बैठ के, अरे सर तो पुराना पूछा था करंट अफेयर, सर क्या करें। मैंने कितनी बार कहा है कि योजनाएं जो पुरानी होती हैं वो किन्हीं कारणों से चर्चाओं में रहती हैं और उन पर प्रश्न बन जाता है। ये मिशन कब का, 21 का है, लेकिन चर्चाओं में है ना सेमीकंडक्टर, तो डेफिनेटली ये प्रश्न पूछ सकता है आपकी दिशा में, आपके एग्जाम के लिए। तो ये चीजें यहां पर जो है आपको बताई गई हैं। चलिए, बाकी डेटा रखा है कि क्या क्या हमने इसमें प्रगति की है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और बात अगर हम सेमीकंडक्टर, जिसको हम अर्धचालक भी बोलते हैं, इसके बारे में चर्चा करें तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता धातुओं यानी कंडक्टर और अर्धचालकों यानी कि इंसुलेटर्स के बीच होती है। अर्धचालक होते हैं क्या, ये विद्युत चालक धातुओं और यानी कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच होती है। ये ना तो पूरी तरीके से बिजली का संचार करते हैं और ना ही पूरी तरीके से रोकते हैं इसको। अर्धचालक हैं अपने आप में, है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, प्रमुख सेमीकंडक्टर सामग्री की अगर बात करें तो सिलिकॉन सबसे अधिक उपयोगी, खासकर माइक्रोचिप्स और सोलर सेल में उपयोग होता है सिलिकॉन का। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जर्मेनियम प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इसका इस्तेमाल हुआ। गैलियम आर्सेनाइड तो उच्च गति वाले उपकरणों और एलईडी में इसका उपयोग हुआ। उपयोग की अगर बात करें इसके सेमीकंडक्टर की तो डायोड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, यानी करंट को एक ही दिशा में बहने देने के लिए डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांजिस्टर करंट को नियंत्रित करने और सिग्नल को बढ़ावा देने के लिए। इंटीग्रेटेड सर्किट तो कंप्यूटर, मोबाइल और हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में इसका उपयोग जो है किया जाता रहा है। सोलर सेल सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए सोलर सेल में लगाया जाता है। एलईडीज और लेजर यानी कि प्रकाश उत्पन्न करने में भी इसका उपयोग किया जाता रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कितने जगह पर इसका इस्तेमाल होता है। इसलिए सेमीकंडक्टर अपने आप में क्या बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। सेमीकंडक्टर किस प्रकार के पदार्थ होते हैं, तो केवल अच्छे चालक, केवल अचालक, चालक और चालक के बीच के, या सुपर कंडक्टर, तो ये चालक और चालक के बीच के होते हैं, कि अर्धचालक है अपने आप में, है ना, सेमीकंडक्टर हैं। तो बस इज द राइट आंसर। अब आप बताइए प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सेमीकंडक्टर से नहीं बनाया जाता है। इनमें से कौन सा ऐसा उपकरण है जिसमें सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल नहीं होता है, बताइए। तो डायोड, ट्रांजिस्टर, सोलर सेल या फिर ट्रांसफार्मर। जल्दी से मुझे इसका उत्तर बताइएगा, बहुत आसान है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर मुझे जरूर बताएंगे। इसके अलावा आरओ मुख्य परीक्षा का प्रोग्राम चल रहा है। अगर आपका आरओ ठीक फ्री हुआ हो तो आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब आपके लिए एक प्रश्न है मेंस का, ठीक है, और एक निबंध है, नहीं प्रश्न ही है, प्रश्न कर लीजिए, निबंध आप छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। सेमीकंडक्टर आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की रीढ़ है। इस कथन की पुष्टि करते हुए भारत में सेमीकंडक्टर उत्पादन की चुनौतियों और संभावनाओं पर प्रकाश डालिए। अच्छा, इसमें देखो दो चीजें हो सकती हैं। अगर इतना हम छोड़ दें तो ये अपने आप में एक एस्से का पार्ट बन जाएगा, क्या, कि सेमीकंडक्टर आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की रीढ़ है, ये एस्से बन जाएगा। और इसमें अगर हम ये इस पॉइंट को जोड़ देंगे तो ये मुख्य परीक्षा का प्रश्न बन जाएगा। तो आप चाहें तो इतना एस्से के लिए लिख लीजिए, इतना हो जाएगा आपका एस्से पॉइंट, इस पर आप एस्से लिखिएगा, ठीक है, और इन दोनों को मिला दीजिएगा तो यह क्या हो जाएगा, आपका प्रश्न हो जाएगा। तो आप चाहें तो एस्से और क्वेश्चन दोनों लिखने का प्रयास कीजिएगा। और ये चर्चित विषयों में से एक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में से, इसलिए आप इसको रेडी करिएगा प्लीज जरूर से, ठीक है। तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो। बाकी हम लोग मिलेंगे कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही आगे जो है बढ़ते रहिए। मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और
मेंस के टेस्ट सीरीज तथा ऐसे राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही CSAT, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।